नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ आज फिर एक विषय को लेकर हाजिर हूँ। आपसे बात करेंगे। आज दोस्तों सबसे बड़ी बात ये हुई है कि अरविंद केजरीवाल भूतपूर्व हो गए। उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह आरुषि सिंह को जो है नया मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। और उनकी शपथ कब होगी वो तो एक अलग बात है, लेकिन और इसका जो प्रभाव है वो दिल्ली में कम और हरियाणा में ज़्यादा हो रहा है। ये सारी बात बताऊंगा। ये पहले ही अपील कर देता हूँ कि आपने अगर हमारा ये चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, आइकॉन दबाना न भूलें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसके कोई पैसा नहीं लगता, तो आप दिल खोल के सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी तक 360 लोगों ने सब्सक्राइब किया है। हम चाहते हैं थोड़ी ये संख्या बढ़े और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब हो। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है कि जब भी हम नया वीडियो बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता है। वीडियो आपको अगर पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें, अपने दोस्तों को बताएं और इस वीडियो को सब तरफ फैलाएं ताकि सही बातों का पता चल सके। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें और अगर कोई सुझाव है तो सुझाव भी दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो ये अपील के बाद अपन बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की, हरियाणा के चुनाव की और कश्मीर की चुनाव। कश्मीर में आज शायद प्रचार बंद हो गया है पहले चरण का। खैर, दिल्ली में केजरीवाल जी ने आज मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। परसों उन्होंने घोषणा कर दी थी 2 दिन बाद दूंगा। जैसी उन्होंने घोषणा की थी उसी हिसाब से आज इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफे के साथ साथ ही विधायक दल की बैठक हुई और विधायक दल की बैठक में अरविंद केजरीवाल ने ही शायद ये प्रस्ताव रखा कि आरुषि को जो है अगला मुख्यमंत्री बनाया जाए और वो सर्वसम्मति से पास हो गया। तो लेकिन जो अरविंद केजरीवाल ने जो इस्तीफा दिया उसका जितना असर दिल्ली में नहीं देखा जा रहा है उससे ज़्यादा हरियाणा में देखा जा रहा है, क्योंकि हरियाणा में अभी चुनाव हैं और ये खास तौर से ये बात देखी जा रही है कि हरियाणा के चुनाव में अरविंद केजरीवाल जिन्होंने अपनी पार्टी के 90 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं वो किसको नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं, और बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे या कांग्रेस को। ये एक बात चर्चा में ज़्यादा है। अब अरविंद जी चूँकि जमानत पे जेल से रिहा हो गए हैं तो 1-2 दिन रेस्ट करने के बाद शायद वो हरियाणा में चुनाव प्रचार करने उतरेंगे। आज हरियाणा में चुनाव का नामांकन मतलब नाम वापस लेने का आखिरी दिन था और बड़े पैमाने पर लोगों ने नाम वापस भी लिए। लेकिन फिर भी हरियाणा में तो 5 कोणीय संघर्ष यही, उसको तो कोई अब रोक नहीं सकता है, क्योंकि बीजेपी, आप पार्टी और कांग्रेस ये तीनों तो अलग अलग चुनाव लड़ रही है, लेकिन जेजेपी और चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी, आज़ाद पार्टी, वो दोनों के गठबंधन है। और उधर इन लोग अभय चौटाला मतलब और उनके बीएसपी मतलब मायावती,
इन दोनों का भी गठबंधन है। तो ये पांचों तो पार्टियां चुनाव लड़ी रही हैं और निर्दलीय भी हैं इसमें जो चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ भाजपा के प्रत्याशियों ने, मतलब भाजपा की रेबल प्रत्याशियों ने नाम वापस ले लिया है, कुछ कांग्रेस के रेबल प्रत्याशियों ने नाम वापस ले लिया है। तो थोड़ा इनको शकून मिला है। अब आरुषि को जब मुख्यमंत्री बनाया तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को ये दाव महंगा पड़ेगा, और वो इस घटना को बिहार और झारखंड की घटना से जोड़ के देख रहे हैं। जैसे अभी झारखंड में हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को बनाया, और फिर चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री से त्यागपत्र दे दिया। जब हेमंत जेल से बाहर आए तब त्यागपत्र दे दिया, लेकिन उन्होंने उनकी नाराज़गी बढ़ गई और वो भाजपा में चले गए। इसी तरह से बिहार में बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को उस समय चीफ मिनिस्टर बनाया था, और उन्होंने भी इसी तरह से जब हटाया उनको वापस, नीतीश कुमार वापस मुख्यमंत्री बनने की इच्छा पेश की और बने, तब वो नाराज़ हो गए और फिर वो दूसरी पार्टी में चले गए। और फिर जीतन राम मांझी तो चीफ मिनिस्टर रहते हुए भी बीजेपी के साथ ये बढ़ा रहे थे, तो इसलिए उनको हटाना ही था। लेकिन ये लोग जो एग्जाम्पल कोट किए जा रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि इनकी वजह से जो है, मतलब जिस तरह से इन दोनों ने किया वैसा आरुषि भी कर सकती है। लेकिन थोड़ा सा फ़र्क लगता है मुझे इन दोनों घटनाओं में, और ये दोनों घटनाओं के एकदम बाद चुनाव नहीं थे। हेमंत सोरेन ने भी जब हटाया, तो हेमंत सोरेन को तो खैर कह सकते हैं कि नहीं हटाता तो कि 5 महीने बाद चुनाव भी थे, तो मैं थे मतलब उनको जो है चुनाव के बाद हटा सकते थे। लेकिन बिहार का मामला दूसरा था, और दिल्ली में अभी 5 महीने बाद चुनाव हैं, तो दिल्ली के अंदर तो फिर विधानसभा के नए सदस्य चुन के आएंगे, और वो लोग चुनेंगे, जिसको भी मुख्यमंत्री चुनना होगा वो चुन लेंगे। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को ज़्यादा नुकसान होने की संभावना कम। और अरविंद जी ने तो ऐसे ही घोषणा की है कि भी मेरे को अगर जनता चाहेगी और वो चुनाव चुनेगी तब ही वो मुख्यमंत्री बनेंगे, इस कुर्सी पर बैठेंगे, और जनता जो है मेरी ईमानदारी की पर छाप लगा देगी। लेकिन इसमें एक पेच, क्योंकि ये फैसला तो जो ईमानदारी का और बेईमानी का है, या जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसका फैसला तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। जनता के फैसले से उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। तो ये एक बड़ी बात है। आपको जनता में तो आप पॉपुलर हैं, आपको वोट भी मिल जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी आपको जीतना पड़ेगा। अब आरुषि को बनाने से 2 महिलाएं बहुत ज़्यादा रुष्ट नज़र आ रही है, गुस्से में है। उसमें से एक तो है मायावती, उन्होंने भी इस घटना पर बयान दिया है कि ये अरविंद की नौटंकी है, जो भी है। और दूसरी है स्वाति मालीवाल। स्वाति मालीवाल तो आप पार्टी की है, राज्यसभा की सदस्य है, लेकिन उसको आरुषि के मुख्यमंत्री बनने से बहुत दुखी है वो, और उसको गुस्सा भी है, क्योंकि उसकी सारी राजनीति आरुषि के चलते ही जो है दिक्कत में, परेशानी में आई है। हुआ ये था कि अरविंद केजरीवाल ने जब आरुषि को मंत्रिमंडल में मंत्री बना दिया और
समाज ये महिला एवं बाल विकास विभाग उनको मंत्रालय दिया और स्वाति मालीवाल महिला आयोग की अध्यक्षा थी ये दिल्ली की। तो स्वाति मालीवाल को आरुषि को रिपोर्ट करना पड़ता था और ये उन्हें व्यवहारा नहीं था। वो कहती मैं सीनियर हूँ, मैं इसको कैसे तो राजनीति में तो ये सब चलता है, किसी का भी जब दाव लग जाता है तो वो कोई बन जाता है। लेकिन स्वाति मालीवाल इसको बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने इसको विवाद बनाया और इस विवाद को सुलझाने में अरविंद ने इसको स्वाति मालीवाल को राज्यसभा में भेज दिया। राज्यसभा में भेज दिया उसके बाद अरविंद केजरीवाल पर लीकर पॉलिसी को लेकर के काफ़ी विवाद हुआ, केस चले, मतलब आरोप लगाए, ईडी का छापा और सीबीआई की गिरफ्तारी और ईडी की गिरफ्तारी और 5 महीने जेल में रहना पड़ा। इस बीच स्वाति मालीवाल ने कभी भी अरविंद के पक्ष में कोई काम नहीं किया और वो जो है विदेश घूमती रही और यहाँ पर जब आई मतलब तब भी वो जो उसके घर पे जो विवाद हुआ कि बिना अपॉइंटमेंट लिए वो मिलना चाहती थी और फिर घर में पहुंच गई और फिर उसमें वो जो उनके पीए हैं, कुछ नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, लेकिन उससे जो टकराट हुई और केस बना और पुलिस में गई और जो भी कांड हुआ उसकी वजह से उसकी और ज़्यादा बेइज्जती हो गई। अब मतलब अरविंद उससे और ज़्यादा खफा हुआ। तो अब ये स्थिति है कि आरुषि मुख्यमंत्री बन गई है तो और ये जो है उसी पार्टी की राज्यसभा सदस्य है तो इसको तकलीफ़ तो होगी। तो इसी तकलीफ़ में उसने बयान दिया और बयान दिया कि ये जो अफजल गुरु को जो फांसी दे रहे थे उसके लिए मर्सी पिटीशन मांगी और ये वो जो भी पता नहीं क्या क्या बातें कही, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब उसके और इससे उसके आम आदमी पार्टी के और अरविंद केजरीवाल के साथ स्वाति मालीवाल के रिश्ते और बिगड़ गए हैं। अब हालत यह है कि वो राज्यसभा की सदस्य तो आप पार्टी की है लेकिन स्क्रिप्ट और भाषा जो है बीजेपी की बोलती है। तो ये उसका कुल मिलाकर के स्वाति मालीवाल जिसको जो सबसे ज़्यादा कष्ट था उसका ये कष्ट है। अब बड़ा सवाल ये है कि हरियाणा चुनाव में अरविंद केजरीवाल किसको नुकसान पहुंचाएंगे, भाजपा को या कांग्रेस को। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भी अरविंद केजरीवाल पहले कांग्रेस के साथ गठबंधन में थे और अब आमने सामने लड़ रहे हैं तो नेचुरली कांग्रेस को नुकसान होगा। लेकिन इधर दूसरी बात यह है कि ये देखना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल किसको निशाने पर लेते हैं। भाजपा को निशाने पर लेते हैं तो भाजपा को नुकसान होगा और कांग्रेस को निशाने पर लेते हैं तो कांग्रेस को नुकसान होगा। लेकिन इसमें दो बातें हैं, अगर कांग्रेस को निशाने पर लेते हैं तो अरविंद केजरीवाल अपना कैरियर खराब करेंगे इस सेंस में कि उनकी विश्वसनीयता ख़त्म हो जाएगी और वो इंडिया गठबंधन से भी बाहर हो सकते हैं ऐसी स्थिति में। और अगर वो भाजपा को निशाने पर लेते हैं तो ये खतरा है उनके सामने कि अभी वो जमानत पर छूटे हैं, केस बाकी है जो हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसमें पता नहीं फिर से गिरफ्तारी हो जाए और फिर जेल जाना पड़ जाए। अब वो सुविधाएं भी नहीं मिलेंगी जो मुख्यमंत्री रहते हुए भी मिली थी। तो ये दोनों बातें हैं। अब अरविंद को ही समझदारी से काम लेना पड़ेगा कि
क्या है। वैसे अरविंद केजरीवाल के और भाजपा के जो वोट का जो मामला है वो इन दोनों की अपील जो है शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा है और गाँव में कम है। भाजपा का भी गाँव में कुछ नहीं है और बीजेपी का भी गाँव में नहीं है। ये किसान और जाट और युवा, ये भी मतलब किसान और जाट दो तो कम से कम भी अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं है, न भाजपा के साथ है। तो ऐसे में ये लगता है कि अगर केजरीवाल के टिकट पर जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो अपने शिद्दत से लड़े तो भाजपा को ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है बनिस्बत की कांग्रेस के। और भाजपा के को निशाने पर लिया तो जमानत पे है, ये तो मैंने आपको कह ही दिया। और ईडी सीबीआई सब अपनी चालें चलेंगे ही और कोर्ट को भी अभी तक जिस तरह से मैनेज किया जा रहा है वैसे मैनेज किया जा सकता है। और 5 कोणीय मुकाबला है, उसमें कुछ भी हो सकता है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो समय बताएगा, 8 तारीख को ही पता लगेगा। लेकिन अभी जो स्थितियाँ बनी हैं उसमें जिस तरह से विनेश फोगाट जो ओलंपिक में सिल्वर मेडल तक पहुंची थी और फिर उसका फाइनल के पहले डिस्क्वालीफाई करके वो निकाल दिया था वहाँ से और एक भी पदक नहीं मिला, तो और वो एक षड्यंत्र के तहत निकाला था ऐसा कहा जा रहा है। और वो षड्यंत्र हमारे देश के ही लोगों ने किया था और वो खुल भी गया है, अब सामने भी आ गया, वो लोग बयान भी दे रहे हैं। तो ऐसे में विनेश फोगाट को और बजरंग पुनिया को दोनों कांग्रेस में शामिल हो गए और दोनों को बहुत वहाँ के लोगों की बहुत सहानुभूति भी मिल रही है। विनेश फोगाट का जिस तरह से उसका स्वागत हुआ उसके गांव में और दूसरे गांव में जहाँ पे भी वो हरियाणा में पूरे में जहाँ से निकली, तो बहुत ही शानदार स्वागत हुआ। उस स्वागत को देखते हुए लोगों को लग रहा है और उसके साथ काफ़ी सहानुभूति है और कांग्रेस का ये प्लस पॉइंट है। तो ये और विनेश फोगाट जो है किसान घर की बेटी है, तो किसानों का भी उनके साथ जाटों का किसानों का उसके साथ जो संपर्क है वो है ही, उसको वोट मिलेगा ही वो। और उसके अलावा वो युवाओं को भी बहुत अट्रैक्ट कर रही है क्योंकि पहलवान है और अभी बहुत युवा है और उसकी वजह से उसको युवाओं को भी बहुत अट्रैक्ट कर रही है। तो युवा वोट भी कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होगा। और अभी भारतीय जनता पार्टी की चुनाव का तो प्रारंभ हो गया है। 14 तारीख को नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर एक रैली को संबोधित किया और वो रैली बिल्कुल फ्लॉप रैली हुई, बिल्कुल ही बहुत ही असफल रैली थी। उसमें 5000 लोग भी मुश्किल से आए, 3000 कुर्सियाँ लगाई वो भी पूरी नहीं भरी, कुछ लोग खड़े हुए थे वहाँ पर और पास में कीचड़ बहुत था, पानी बारिश हुई थी उसकी वजह से उस मैदान में कीचड़ बहुत था और वहाँ पर ये हालत हुई। तो ये एक कुल मिलाकर के हरियाणा के चुनाव की तस्वीर है। इसमें एक और बात मैं जोड़ना चाहता हूँ, वो ये है कि इस रैली के एक दिन बाद ही किसान रैली होने वाली थी और उसमें उसको रोकने के अंदाज में प्रशासन ने टेंट और माइक और लगाने वाले लोगों को, इंतजाम करने वाले लोगों को बुला करके धमकाया और कहा कि इनको कोई वोट ये टेंट और माइक नहीं देना।
इससे किसान और ज़्यादा गुस्से में हैं और उन्होंने घोषणा की है कि अगर हमारी रैली नहीं हुई तो हम भाजपा की एक भी रैली नहीं होने देंगे, गांव में घुसने नहीं देंगे। तो तनातनी पे है मामला और दोनों तरफ से ये स्थिति है पूरे हरियाणा की, और इसमें लगता है कि कांग्रेस अभी बढ़त पर है। आज कश्मीर का एक चरण, पहले चरण के चुनाव के प्रचार बंद हो गया। कश्मीर में दोस्तों, कश्मीर घाटी में ख़ासतौर से जो बीजेपी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और इसीलिए वो 19 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है 47 में से, और उनको कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है। लेकिन एक थ्योरी ये भी है कि वो अपने कैंडिडेट कम उतार करके वहाँ के लोकल पार्टियों के, जो छोटी छोटी पार्टियाँ हैं उनके और निर्दलीय लोगों को समर्थन दे रही है, पैसा दे रही है, ताकि वो वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और मुफ्ती की पार्टी को, महबूबा मुफ्ती की पार्टी को नुकसान पहुंचा सके। तो ये भी हो सकता है, लेकिन अधिक संभावना ये है कि 370 हटने के बाद भी अगर भाजपा 5 साल बाद भी भाजपा वहाँ से चुनाव नहीं लड़ रही है, इसका मतलब ये है कि 370 वहाँ की जनता जिसको के लिए हटाई, उनको ये पसंद नहीं आया, और पसंद नहीं आया तो मतलब ये है कि 370 हटाना वहाँ की जनता के लिए कम से कम भी गलत है। तो अगर ये स्थिति है तो 8 साल के 7-8 साल के राष्ट्रपति शासन के बाद भी अगर वहाँ परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हुई है और उनके पक्ष में नहीं हुई है, बीजेपी के पक्ष में, तो बीजेपी की हालत क्या है समझा जा सकता है। दूसरा ये है कि वहाँ पर जो जमाते इस्माइली जो जिसको बैन कर रखा था, तो वो पार्टी तो बैन है लेकिन उसके उम्मीदवार चुनाव में खड़े हुए हैं, और चुनाव में खड़े हुए हैं तो वो 37 साल बाद उस पार्टी के कुछ लोगों ने पर्चा भरा है और चुनाव लड़ रहे हैं। और उसके साथ इंजीनियर राशिद जो जेल में बंद थे और बंद में होते हुए भी बारामूला से पार्लियामेंट का चुनाव लड़े और जीते, उमर अब्दुल्ला को हराया 2 लाख वोटों से, उनके साथ उनका तालमेल हो गया है, वो एक दूसरे को समर्थन कर रहे हैं उनके। तो ये समर्थन भी जो है ना, ऐसा कहा जा रहा है कि भाजपा इस को भी हवा दे रही है, इंजीनियर राशिद को और जमात इस्लामी को, जबकि जमात इस्लामी और भाजपा का तो कोई मेल होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो दोनों, वो मुस्लिम पार्टी है, मुस्लिम लोगों के लिए काम करती है, हिंदू पार्टी है, हिंदू लोगों के लिए काम करती है, लेकिन इन दोनों का मेल मिलाप हो रहा है। और वहाँ पे जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं उन लोगों को बीजेपी समर्थन कर रही है। गुलाम आज़ाद की पार्टी भी है वहाँ पर, वो भी बीजेपी के उसी के इशारे पर चुनाव लड़ रही है वहाँ। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का पलड़ा भारी है, और जम्मू में भी दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ पर कहा जा रहा है कि बीजेपी का पलड़ा भारी है, लेकिन वहाँ पे भी स्थितियाँ यही है, क्योंकि जम्मू वाले भी 370 हटाने के पक्ष में नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये जो चुनाव हैं ये 370 हटाने पर एक रेफरेंडम जैसा होगा। अगर रेफरेंडम जैसा हुआ और बीजेपी हार गई तो 370 इनके गले में हड्डी की तरह फंस जाएगा। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और देखते हैं, परसों चुनाव हो जाएंगे कश्मीर के, एक चरण के कश्मीर के चुनाव हो जाएंगे, तो उसके क्या परिणाम आते हैं। मतलब परिणाम तो 8 तारीख को मिलेंगे, लेकिन दिखने में आ जाएगा कि भाई वहाँ क्या चल रहा है। जय हिंद, जय भारत। वीडियो समाप्त करने के पहले ये अपील कि अगर आपने
चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ना न भूलें। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें, लोगों तक भेजें और लोगों को बताएं, और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें और ये सुझाव दें। तो यहीं ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ